बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के लेक्चर के साथ अहमद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेटाबेस डिज़ाइन पे अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए थे और इस वक्त हम जो है वो बात कर रहे थे फिज़िकल डिज़ाइन की। और फिज़िकल डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट्स, दो अहम एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया था। बाकी मादा तीन एलिमेंट्स पे आज हम बात करेंगे। तो हमारी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से हो रहा है जहाँ हमने लास्ट लेक्चर में इसको छोड़ा था। तो तीसरा अहम एलिमेंट जिसका फिजिकल डिजाइन में आपको ख्याल रखना होता है वो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद आसान लफ्जों में ये है कि आपकी जो फाइल्स आप मेंटेन कर रहे हैं, यानी जो डेटाबेस में फाइल्स आप बना रहे हैं, जो आप टेबल्स बना रहे हैं, उनका स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म क्या होगा। एक तो ये कि वो किस तरह के स्टोरेज डिवाइस के ऊपर आप स्टोर करेंगे, यानी क्या उसके लिए आपको परमानेंट स्टोरेज डिवाइस चाहिए, जो डेफिनेटली चाहिए होगी। और फिर उसमें आपके पास जो चॉइसेस हैं उसमें से आप कौन सी सेलेक्ट करेंगे, किस तरह की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे उसको स्टोर करने के लिए, जो जाहिर है उसके स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म पे बहुत बड़ी तरह से असरअंदाज होगी। क्योंकि देखें, हार्ड डिस्क जो है उसका स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म कुछ और है, मैग्नेटिक टेप का स्टोरेज एंड रिट्रीवल मैकेनिज्म कुछ और है, ठीक है, फ्लैश ड्राइव का स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म कुछ और है। तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा स्टोरेज मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्ड डिस्क होगी तो उसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स में डाटा जो है वो स्टोर होता है और उसको रीड करने में डिले भी आता है डेफिनेटली। उसमें पहले जो है वो ट्रैक ढूंढना पड़ता है, फिर सेक्टर से डाटा रीड होता है और फिर ट्रांसमिट होता है जाहिर आपकी मेमोरी तक जब वो रिट्रीव हो रहा होता है। स्टोरेज के लिए भी ऐसे ही मैकेनिज्म जो है, तो हर डिवाइस का स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपको डिसाइड करना होगी कि आपको किस तरह का स्टोरेज और रिट्रीवल मैकेनिज्म चाहिए ताकि उसके मुताबिक आप अपना स्टोरेज सेटअप जो है वो बना सकें। File organization is a technique for physically arranging the records of a file on secondary storage device. Physically किस तरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए आपकी फाइल की सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के ऊपर, इसको फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और कहते हैं सिस्टम डिजाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कंस्ट्रेंट्स फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। तो जो सिस्टम डिजाइनर होता है वो कहते हैं उसको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स जहन में रखना होते हैं जब वो ये मेथडोलॉजी सेलेक्ट कर रहा हो। फाइल ऑर्गेनाइजेशन जब वो सेलेक्ट कर रहा हो, फाइल ऑर्गेनाइजेशन का तरीकाकार जब वो हतमी तौर पे उसका फैसला कर रहा हो, तो उस वक्त उसको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स अपने जहन में रखने चाहिए। कौन से कंस्ट्रेंट्स? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आपके डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल पे बहुत बड़ी तरह असरअंदाज होगी। मैंने अभी बताया कि आप जैसा स्टोरेज मीडिया सेलेक्ट करेंगे फिर आप मोहताज हो जाएंगे कि वैसा ही स्टोरेज और रिट्रीवल होगा। हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर ली तो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डाटा स्टोर होता है, उसमें एक अपना ही मैकेनिज्म है डाटा को रीड करने का, स्टोर करने का, उसमें डिले भी आता है। तो आप फिर उस सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया को जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके मोहताज हो जाएंगे स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए। तो पहली चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोरेज मीडिया जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उस पर असरअंदाज होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स को स्टोर करते हैं जिसमें NTFS है, ठीक है जी, और भी बहुत सारे फाइल सपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है जी। और यानी आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है अपनी डेटाबेस, जाहिर है डेटाबेस जब आप DBMS को रन करेंगे तो DBMS अकेला तो रन नहीं होगा ना। हम ये बात फर्स्ट ईयर में भी कई बार कर चुके हैं कि उसको जो बुनियादी इंटरफेस चाहिए होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, जो आपको बुनियादी इंटरफेस, जो बुनियादी सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे नहीं होगा तो ये DBMS तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये उस पर कैसे रन होगा। ये यानी अगर आपके पास विंडोज ही इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे रन करेंगे। तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने DBMS को रन करने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो हैं और वो असरअंदाज होंगी, क्योंकि वो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करने के लिए उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर यूजर रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, और जाहिर है जैसी यूजर ने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं
स्टोर और एक्सेस करने के लिए डाटा को, उनको भी आपको मद्देनजर रखना है कि वो कितनी देर में स्टोरेज और रिट्रीवल चाहता है, कितना एफिशिएंट स्टोरेज, और जाहिर है कि मोस्ट एफिशिएंट स्टोरेज और रिट्रीवल चाहता होगा, किस तरतीब में वो डाटा को स्टोर और रिट्रीव करवाना चाहता है, क्या वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में उसको स्टोर करवाना चाहता है या वो लास्ट इन फर्स्ट आउट में उसको स्टोर करवाना चाहता है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस मैकेनिज्म के तहत यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक आपको ये 3 मेजर फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करना होगी कि आप किस मेथोडोलॉजी के तहत डाटा को स्टोर और रिट्रीव करेंगे। तो ये भी एक इंतहाई अहम फैक्टर है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का। उसके बाद इंडेक्सेस, कहते हैं इंडेक्स इज अ टेबल दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ रोज एंड टेबल। पहली बात तो आप ये समझते चलें कि जब डेटाबेस में हम डाटा स्टोर करते चले जाते हैं, और जाहिर है कि डेटाबेस जो है वो बहुत वास्ट हो सकती है, यानी उसमें बहुत सारा डाटा स्टोर हो सकता है, उसके टेबल की लेंथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं, हज़ारों की तादाद में, इवन लाखों की तादाद में लोगों का डाटा जो है वो आपकी डाटाबेस में हो सकता है अगर कोई बहुत बड़ी डाटाबेस है तो। अब उसको एक्सेस करने के लिए, फास्ट एक्सेस करने के लिए उस टेबल से डाटा आपको इंडेक्सेस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक किताब के शुरू में दिए गए इंडेक्सेस जो टेबल ऑफ कंटेंट की सूरत में आपको इंडेक्स दिए जाते हैं, वहां से टॉपिक देख के आपको डायरेक्ट उस टॉपिक पे जाने में मदद मिलती है, बिल्कुल इसी तरह एक इंडेक्स टेबल मेंटेन होता है हर टेबल के लिए, जिससे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद मिलती है आपके डीबीएमएस को, जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। आप इमेजिन करें ज़रा कि एक टेबल में अगर 5 लाख लोगों का डाटा जो है वो मौजूद है, जैसे नादरा के रिकॉर्ड्स तो इससे भी बड़े होंगे, और डेफिनेटली बैंक्स के रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ह्यूज होते हैं वॉल्यूम ऑफ डाटा की सूरत में। तो किस तरह एक कस्टमर के डाटा को तेजी से फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि अगर 1 बाय 1 सर्च करने लगे तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा चक्कर हो जाएगा, एक एक करके अगर रिकॉर्ड को सर्च करने लगे। तो देयर हैज टू बी अ टेक्नोलॉजी जो आपको डायरेक्ट एक्सेस मेथड प्रोवाइड करे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक। तो फिर उसके लिए इंडेक्सेस बनते हैं। इंडेक्स टेबल्स जो हैं वो आपको क्विक एक्सेस देते हैं उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड तक जो आपने एक्सेस करना हो। तो इंडेक्स टेबल का क्या मैकेनिज्म होगा, किस की बुनियाद पर इंडेक्स टेबल मेंटेन होगा, ये भी आपको डिसाइड करना होता है उसके फिजिकल डिजाइन के अंदर। आप किस की बुनियाद पर सर्चिंग करेंगे, आमतौर पर यह सर्चिंग प्राइमरी की बेस पे ही होती है। एन इंडेक्स इज अ टेबल दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ रोज इन द टेबल। तो ये वो टेबल होता है जिससे आपके उस टेबल में जहां डाटा मौजूद है उसमें रोज की लोकेशन को ढूंढने में मदद मिलती है। इंडेक्सेस आर यूज्ड टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। तो इससे आपका सर्चिंग प्रोसेस तो तेज होता ही है, डाटा सॉर्टिंग भी फास्ट हो सकती है। The performance of database is improved with these indexes। तो जाहिर है इंडेक्स नंबर्स इस्तेमाल करने से, इंडेक्स टेबल्स इस्तेमाल करने से जब आपको फास्टर रिट्रीवल और एक्सेस मिलेगा तो फिर आपकी डाटाबेस की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। The index may be created on primary key। मैंने कहा आमतौर पे इंडेक्स के तौर पे प्राइमरी की ही इस्तेमाल हो रही होती है, क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होती है और यूनिक जो है वैल्यू, उससे डाटा को एक्सेस करने में मदद मिलती है कि डायरेक्ट आप उस यूनिक वैल्यू तक जाएं जिससे आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब जो भी आपने प्राइमरी की अपने टेबल में बनाई हुई है, अगर डायरेक्ट उसकी मदद से डाटा को एक्सेस किया जाएगा बतौर इंडेक्स अगर उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो दैट विल बी गुड इनफ, वरना सेकेंडरी की या फॉरेन की इस्तेमाल की जा सकती है इंडेक्स के तौर पे। उसके बाद इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ये बहुत एक लंबा चौड़ा चक्कर है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपने डेटाबेस पे अप्लाई करने होते हैं, और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुनियाद पे आपका डाटा कंसिस्टेंट और करेक्ट रहता है। मिसाल के तौर पे किस कॉलम की क्या डाटा टाइप होनी चाहिए, उसमें रेंज क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पे रोल नंबर जो है वो अगर 0 से लेके 500 हैं तो लेस देन 1 से लेके 500 हैं तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 500 वैल्यू उसमें एंटर यूजर कर ही ना सके, इस तरह के चेक्स। ठीक है जी। और जैसे अभी मैं डाटा टाइप की बात कर रहा था कि अगर नेम है तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज का काम नहीं है, और इसी तरह अगर फी है तो उसमें अल्फाबेटिक वैल्यूज का काम नहीं है। तो इस तरह के जो चेक्स हैं वो अप्लाई करने होते हैं हमने टेबल्स के ऊपर, इनको इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो फाइनलाइज करते हैं आपकी डाटाबेस को, यानी उस पर ये चेक्स लगा के आप उसको फाइनलाइज करते हैं अपनी डाटाबेस को।
तो इनके बारे में भी एक पूरी सोच विचार जो है वो डेवलप की जा चुकी होती है लॉजिकल डिजाइन के अंदर, कि किस तरह के सिक्योरिटी चेक्स, किस तरह के कंसिस्टेंसी चेक्स, किस तरह के इंटीग्रिटी चेक्स जो हैं वो आप अपने टेबल पे अप्लाई करेंगे। हम इंशाल्लाह इनको फर्दर ऑन, या तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हम इनको रीड करते रहेंगे। डेटाबेस इंटीग्रिटी मींस द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो इंटीग्रिटी से मुराद करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा होती है कि डाटा करेक्ट भी हो और कंसिस्टेंट हो, यानी इनकंसिस्टेंट ना हो, यानी दो डिफरेंट टेबल्स में एक डाटा एक ही जैसा हो। सो इट इज अदर फॉर्म ऑफ डेटाबेस प्रोटेक्शन। तो ये डेटाबेस प्रोटेक्शन ही है, उसकी करेक्शन ही है। इंटीग्रिटी इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा। अगर आपका डाटा इंटीग्रेटेड होगा तो क्वालिटी डाटा होगा, यानी उसमें रॉन्ग डाटा इनपुट नहीं हो रहा, उसमें एक्सेसिव डाटा इनपुट नहीं हो रहा, सो दैट इज गुड इनफ, उसको क्वालिटी डाटा हम कहेंगे। इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। और ये डाटा करेक्ट एंड कंसिस्टेंट तभी आएगा अगर आपने डाटाबेस पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स बाकायदा प्रॉपर अप्लाई किए होंगे। तो ये सारी बातें हैं उसके फिजिकल डिजाइन से रिलेटेड, डेटाबेस के फिजिकल डिजाइन से रिलेटेड। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हमारा बाकी है, छोटा सा टॉपिक है, वो है इम्प्लीमेंटेशन। देखें, जब डेटाबेस डिजाइन हो चुकी, उसका लॉजिकल डिजाइन हमने डिटेल में पढ़ा, फिजिकल डिजाइन की डिटेल में बात की, यानी वो डेवलप हो चुकी, बन चुकी, और उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, मैंने पहले भी बताया था, जो लास्ट स्टेप हमारा रह जाता है वो है डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन। यानी आपने डेटाबेस को इंस्टॉल कर देना है यूजर के पास एंड रेडी टू यूज कर देना है। अब उसको आपने इस्तेमाल करने की एक्सेस दे देनी है, इजाजत दे देनी है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन के वेज तो बहुत सारे हैं जिनको इस चैप्टर से हमारे एक्सेलरेटेड सिलेबस में स्किप कर दिया गया, सो वी विल फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ओनली। हम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन के वक्त मैंने आपको बताया था कि यूजर ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं एक नया सिस्टम यूजर के लिए, तो उसको चलाना सिखा भी सकते हैं आप, ताकि वो एफिशिएंटली आपके सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। अगर आपका सिस्टम बहुत एफिशिएंट भी है और यूजर जो है उसको चलाना नहीं आता, तो उसके लिए फिर वो किसी काम की चीज नहीं है, तो यूजर ट्रेनिंग भी इसका पार्ट हो सकती है। डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप। तो जब आपकी डेटाबेस डिजाइन हो चुकी हो, डेवलप हो चुकी हो, तो फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज रेडी टू यूज एंड इंस्टॉल करना उसको। द डेटाबेस सिस्टम इज इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूजर। आप इसको इंस्टॉल कर देते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं यूजर के लिए। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर। ये तो डिपेंड करेगा कि आपने इम्प्लीमेंटेशन किस तरह के एनवायरनमेंट में की है। क्या आपको नेटवर्क बनाना पड़ा है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए? हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, कि हो सकता है कि हम एक सिंगल लोकेशन से कंप्यूटर्स को एक्सेस दें, और ये भी हो सकता है कि हम रेप्लिकेट करें। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में डाटाबेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। वहाँ आपको सर्वर की भी जरूरत पड़ सकती है, ताकि बाकी तमाम कंप्यूटर्स को उस सर्वर से कनेक्ट किया जा सके और सारा डाटा आप सर्वर पर रखें। सो इट मे आल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर। अगर नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क रिलेटेड हार्डवेयर भी आपको उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, ताकि मल्टीपल कंप्यूटर्स उसको लोकेशन से एक्सेस करें, मल्टीपल लोकेशन से। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर may have to work together to implement the system successfully। इस स्टेज पे दोनों, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो नेटवर्क बनाने वाला मखसूस एक जो टेक्निकल यूजर होता है, वो दोनों मिलके काम करते हैं इस स्टेज पे। द यूजर आर प्रोवाइडेड विद ऑथराइजेशंस डिफाइंड बाय देयर मैनेजर्स। तो लोगों को एक्सेस दे दी जाती है डेटाबेस तक, जैसे उनके मैनेजर्स बताते हैं कि कितनी एक्सेस कितने डाटा पे देनी है, उतनी एक्सेस दे दी जाती है। यूजर नेम और पासवर्ड्स असाइन कर दिए जाते हैं। ऑथराइजेशंस एंड परमिशंस enable the users to perform authorized tasks using database facilities। तो फिर उससे वो यूजर ऑथोराइज हो जाते हैं वो अपनी मर्जी के टास्क परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगेन जितनी उनको एक्सेस मिलेगी, जितनी एक्सेस अलाउड करेंगे व्यूज के जरिए, और वो किस तरह व्यूज बनते हैं उनको हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। डेटाबेस सर्वर्स एंड यूजर्स मे बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में यूजर्स जो हैं वो हजारों किलोमीटर दूर हों। जैसे नादरा के यूजर्स जो हैं वो उसके सर्वर से कई मीलों की दूरी पर, सैकड़ों मीलों की दूरी पर मौजूद हैं। बैंक्स के सर्वर से लोग सैकड़ों मीलों की दूरी पर मौजूद हैं।
हम आमतौर पर गूगल के सर्वर से जो है वो हजारों किलोमीटर की दूरी पे मौजूद हैं, यूट्यूब के सर्वर से, तो सर्वर से लोग अपार्ट भी हो सकते हैं, यानी फार अपार्ट हो सकते हैं। मैनी एक्सपेंसिव टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं वो फिर रिक्वायर्ड होंगे उनको कनेक्ट करने के लिए। नादरा, ट्रैक इन्फो, इस दो डेटाबेसेस की एग्जांपल्स हैं जिनको लोग रूटीन लाइफ में एक्सेस मिलने पे एक्सेस करते हैं, यानी इजाज़त मिलने पे, ऑथराइजेशन अगर उनके पास हो तो एक्सेस करते हैं। तो यहाँ चैप्टर नंबर 3 भी हमारा एक्सेलरेटेड सिलेबस के मुताबिक बाइंड अप हुआ। चैप्टर नंबर 4 पे इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालात मुझे पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।